बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे पहले आप इस कहानी की 41 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 42 मौला हिस्सा फरमाएं। लेकिन इससे कबल अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाजमन लाइक किया कीजिए और शेयर भी लाजमन किया कीजिए और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी आरा से मुतल्ला किया कीजिए। आइए इस दास्तान का आगाज करते हैं। अगर तुम कहो तो तुम्हारा पासपोर्ट वीजे के लिए भेज दूं। विजिट वीजा 2 दिन में मिल जाएगा। नहीं, मैं वहां वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि जान के दुश्मन तो वहां भी मौजूद है। यार, वहां जाने को कौन कह रहा है? तुम थाईलैंड या श्रीलंका चले जाओ, चीन भी जा सकते हो। महन साहब, पिछले चंद दिन जैसे गुजरे हैं मैं सोच रहा हूं कि अफगानिस्तान चला जाऊं। वहां मेरे लिए ज्यादा अमन सुकून होगा। सैफ, मजाक में मत डालो यार, मैं संजीदा हूं। तुम फिक्र मत करो, यहां मेरे कुछ और ठिकाने हैं जिनके बारे में कोई और नहीं जानता है। मैं वहां चला जाता हूं। ठीक है, मगर यहां से तो निकलो। बस मैं निकल ही रहा हूं, मैंने कहा और काल काट कर अपना काम मुकम्मल किया और फिर कपड़े पहनकर मैंने 2 जोड़े छोटे बैग में रखे और कमरा लॉक करके नीचे आ गया। शफीक किचन वाली तरफ मसरूफ था। वहां कुछ मसला हुआ था और वो करम एंड ब्रादर्स पर गरज बरस रहा था। मैं इस मौका से फायदा उठाकर बाहर निकल आया। मैंने पहले एक गली का जायजा लिया। लोग आ जा रहे थे और ये सब आम से लोग थे। मुझे कोई ऐसा फर्द नजर नहीं आया जो खास तौर से मेरी निगरानी कर रहा हो। वैन तक आते हुए मैं चौकन्ना रहा और फिर इसे कुछ देर गलियों में घुमाता रहा। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि मेरे पीछे कोई नहीं है तो मैंने वैन का रुख कैनाल रोड की तरफ कर दिया। कैनाल रोड पर आने के बाद मैंने तारिक को कॉल की। उसने फौरन कॉल रिसीव कर ली। सैफ, कहाँ हो तुम? कैनाल रोड पर हूँ, मॉडल टाउन के पास। कोड यहां से वापसी करो और गुलशन रावी की तरफ आओ। वहां आकर क्या करना है? तुम आओ, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। मैं एक जगह हूं लेकिन यहां का पता नहीं बता सकता। समझा सकता हूं। रावी किनारे एक हट है। मैंने आने वाले पहले कट से वैन नहर के दूसरी तरफ घुमा दी। वहां क्या कर रहे हो? इन तीनों के साथ हूं, उसने भन्ना कर कहा। क्या तुम बाकी सवालात यहां नहीं कर सकते? ओके, आकर करता हूं। मैंने कॉल काट दी। गुलशन रावी लाहौर शहर की हदूद में आता है लेकिन इसके साथ बहने वाला रावी शहर से बाहर है। यहाँ लोगों ने तफरीही हट बना रखे हैं और जब बारिशों में रावी में किसी कदर पानी आ जाता है तो लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद रावी में यकीनन पानी होगा क्योंकि बारिश न सिर्फ पूरे लाहौर में बल्कि इससे ऊपर के इलाकों में भी हुई थी। बंद रोड के पास पहुंचकर मैंने फिर तारिक को कॉल की। बंद रोड तक आ गया हूं, अब कहाँ आना है? इसी रोड पर रावी की तरफ आओ, तारिक ने कहा। आगे मोटरवे इंटरचेंज है। इससे जरा पहले एक नीम पुख्ता सड़क दरिया की तरफ जा रही है। इसके आगाज में नीले रंग का फिश फार्म का बोर्ड लगा हुआ है। आबादी के बाद कोई किलोमीटर भर बाद सुरमई रंग का सुर्ख खपरेल नुमा छत वाला हट आएगा। इसके आगे मेरी मेहरान खड़ी हुई है। मैं समझ गया, बस चंद मिनट में आ रहा हूं। मुझे वहां पहुंचने में 5 मिनट लगे थे। मैंने वैन मेहरान के साथ खड़ी की। यह जगह दरिया के पार से 100 गज से ज्यादा फासले पर नहीं थी मगर इसकी बुलंदी खासी थी, इसलिए बहुत शदीद सैलाब की सूरत में ही पानी हट तक आता होगा। हट तकरीबन 4 मरले पर था। सामने लोहे का छोटा दरवाजा था और हट में आमदो रफ्त का वाहिद सरिया यही था। इसके अलावा दाएं बाएं और आगे पीछे कुछ खिड़कियां थी। हट आबादी से हट कर था। गुलशन रावी की बाकायदा आबादी के बाद लोगों ने इससे मिली हुई कच्ची बस्ती भी बसाकर आबादी शुरू कर ली थी मगर इस कच्ची बस्ती में अक्सरियत मकानात पुख्ता और शहरी अंदाज के थे। बाकी जगहों पर खेत थे, कहीं कहीं फिश फार्म भी बने थे। यह आबादी को दरिया से बचाने के लिए बाकायदा बंद बनाया गया था। यह बंद नीम दायरे में घूमता हुआ गुलशन रावी तक चला गया और इसकी वजह से यह बंद रोड कहलाती थी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से तारिक ने पूछा, कौन? मैं हूं। उसने दरवाजा खोल दिया और वो इस हालत में था कि उसने सिर्फ एक बड़ी सी निक्कर पहन रखी थी और बाकी जिस्म की सतर पोशी उसके रीछ नुमा बालों से हो रही थी। इसकी सुर्ख आंखों से मुझे शुबा हुआ कि उसने कोई नशा किया हुआ है और मैं अंदर आया तो हल्की सी बू भी महसूस हुई। मैंने नाक पर जोर दिया। ये चर्च की बू है? मेरी जवाना, उसने साफ गोई से कहा। यह जिस्मानी कारकर्दगी बढ़ाता है। हर नशा इंसान को सिर्फ मौत की तरफ ले जाता है। मैंने कुदरत का फलसफा बयान किया और हट का मुआयना किया। यह बड़ा सा लाउंज था जिसमें एक तरफ ओपन किचन भी था। कम में 2 कमरे थे। लाउंज ही में
दाएं तरफ कोने में कॉमन बाथरूम था। एक तरफ सोफा सेट और इसके सामने मेज पर कोल्ड ड्रिंक के कई खाली टिन रखे थे। एस्ट्रे में सिगरेटों के टोटे इतने ज्यादा थे कि अब बाहर गिर रहे थे और राख तो पूरी मेज पर थी। बाकी लाउंज की हालत भी तकरीबन ऐसी ही थी। उसका लैपटॉप मेज पर था और इससे USB वायरलेस डिवाइस लगी हुई थी। वो तीनों कहाँ हैं? अंदर। उसने अंगूठे से इशारा किया। लेकिन मैं इनसे सारी मालूमात निचोड़ चुका हूं। उन्होंने खासे सनसनीखेज इंकशाफात किए। मगर पहले यह बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैंने उसे तफसील से बताया कि मेरे साथ और इससे पहले सरफराज के साथ क्या हुआ। उसने सरफराज की मौत का सुनकर सरसरी से अंदाज में कहा। उसके लिए मुझे ऐसी तवक्का थी। क्यों? वो बेपरवाह और छोटे दिमाग का आदमी था और लालच में मारा क्या? उसे पहली फुर्सत में भाग जाना चाहिए था, जैसे तुम भाग लिए। मैंने तंज किया। तुम आराम से इस गैर महफूज घर में रह रहे हो और तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानते हैं। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जितना सूरज से नजर आता हूं। उसने कहते हुए फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक के 2 टिन निकाले और एक मुझे थमा दिया। हम बाजुकात आदमी इससे ज्यादा अहमक होता है जितना कि वो नजर आता है। मैंने उसकी तायद की तो उसने मुझे घूर कर देखा। मैंने कौन सी हमाकत की है? तारीख में एक दिन गौहर शाह की कैद में रहा हूं और अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो बहुत सफाक और ताकतवर शख्स है। ये मुझे बहुत पहले से मालूम है। हमें उससे बहुत मोहतात रहना होगा। मैं इतना मोहतात जरूर रहता हूं कि मरते वक्त पछताना ना पड़े। उसने कहा और सोफे पर दराज हो गया। ठीक है, अब बताओ कि तुमने क्या मालूम किया है। मैंने 2 अहम बातें मालूम की हैं। उसने टिन खोला और एक ही सांस में उसे आधा कर दिया। कौन सी 2 बातें? पहली बात यह है कि जिस दिन आदिल का मर्डर हुआ उसी दिन लाहौर एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट ने आमदोरफ्त की, लेकिन इमिग्रेशन और कस्टम में उसका कोई इंदराज नहीं है। जेट मिडिल ईस्ट के एक मुल्क से आया था और सिर्फ चंद घंटे के लिए यहां रुका था। तारिक ने मुल्क का नाम बताया तो मैं चौंक गया। मैं वहीं तो काम करता था। मेरी वहां से रवानगी से एक दिन पहले जेट आया और गया था। तो क्या आदिल के आज़ा उसी जेट त्यारे में गए थे और इसी मुल्क गए थे? तारिक ने सर हिलाया। इसका बहुत ज्यादा इम्कान है। रूमी कोशिश कर रही है कि कहीं से क्ल्यू मिल जाए, मगर मसला यह है यहाँ के लोग मिले हुए हैं और वो इस बारे में जुबान क्यों खोलने लगे? क्या ये उन लोगों ने बताया है? इसने सर हिलाया। इनमें से एक रावी वाले अस्पताल से गाड़ी में इस आदमी समेत एयरपोर्ट गया था जो आज़ा लेने आया था, मगर उसने उसे एयरपोर्ट के बाहर तक छोड़ा था। इसे नहीं मालूम कि वो अंदर कहाँ गया और फिर वहां आगे कहाँ गया, मगर जेट की परवाज की टाइमिंग मैच कर रही है। चारे की परवाज का वक्त कैसे मालूम हुआ? एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रिकॉर्ड से जो किसी भी परवाज को उतरने या फिजा में जाने की इजाजत देता है। क्या उसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है? बराह रास्त नहीं, ये एक ज़िमनी सबूत हो सकता है। जहां तक त्यारे की आमदोरफ्त की बात है तो कहा जा सकता है कि त्यारे ने किसी जरूरत के तहत लैंड किया, और क्योंकि ना कोई उतरा और ना कोई इसमें बैठा और ना ही कोई सामान आया क्या, इसलिए इमिग्रेशन या कस्टम में इसका कोई इंदराज भी नहीं था। तुम ठीक कह रहे हो। मैंने गहरी सांस ली। दूसरी अहम बात क्या है? जनूबी पंजाब में हासिलपुर के पास कहीं इन लोगों का मरकज है जहां ये उन लोगों को रखते हैं जिनके आज़ाद निकालने हो। सुनने में यह आया है कि वहां बराह रास्त ऑपरेट भी होते हैं और इन लोगों को स्मगल भी किया जाता है। कहां? उसने शान उचका। जाहिर है बैरून मुल्क। मालूम यह हुआ कि इन लोगों को पहले कराची भेजा जाता है और वहां से वो मुख्तलिफ रास्तों से बाहर जाते हैं। इंसानी स्मगलिंग का तो सुना है, लेकिन अज़ा के लिए इंसानों की स्मगलिंग का मैं पहली बार सुन रहा हूं। जो लोग इस तरह स्मगल होकर जाते हैं इनका हर तरह से इत्तेहसाल होता है। औरतों को जिनसी गुलाम के तौर पर ले जाया जाता है और मर्द बेगारी कैंपों में काम करते हैं। निजी मुलाजिम की हैसियत से दौलतमंदों को फरोख्त किए जाते हैं। बच्चों से खतरनाक जगहों पर काम लिया जाता है। ऊंटों की रेस का तो तुमने सुना होगा। इसके अलावा भी बच्चों को बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। तुमने जो मालूम किया इसे हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? पुलिस से कहना बेकार है, वो इन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। तारिक ने जवाब दिया और लैपटॉप मेरी तरफ घुमा दिया। मैंने गूगल मैप पर उस इमारत को तलाश कर लिया है जहां स्मगलिंग किए जाने वाले लोगों को रखा जाता है। यह हासिलपुर के शुमाल मशरिक में है। मैंने स्क्रीन पर देखा, ये छोटी सी आबादी थी, मगर तारिक ने जिस इमारत की निशानदही की थी वो खासी बड़ी और किसी कले की तरह दिखाई दे रही थी। इसके चारों तरफ मोटी और ऊंची दीवार वाली फसील थी। अंदर कई इमारतें और आसपास सरसब्ज माहौल था, क्योंकि ये जगह पंजाब की दरियाई वादियों में आती थी और इसका कोई नाम नहीं था। मैंने तारिक से पूछा तो उसने बताया इस इमारत को ये लोग कराकोट कहते हैं। इसका मालिक जब्बार माही नामी शख्स है। इसका गौहर शाह से क्या ताल्लुक है?
बाज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं है, मगर इन लोगों का कहना है कि इस इलाके में वही कौरशाक आदमी है, मगर साथ ही खुद मुख्तार भी है। तब तुम इसे बिजनेस पार्टनर कह लो। वो सिर्फ तनख्वाह पर काम नहीं करता होगा, बल्कि नफा में शामिल होगा। मुमकिन है। तारिक ने सर हिलाया। अनकरीब 100 अफराद की खेप कराची की तरफ जाने वाली है। मैं हैरान रह गया। 100 अफराद, ये तादाद बहुत ज्यादा नहीं है क्या? बिल्कुल है, मगर बैरून मुल्क सबसे ज्यादा स्मगल होकर जाने वाले इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। जनूबी पंजाब में गुर्बत और जहालत बहुत ज्यादा है। स्मगलर इसी चीज का फायदा उठाते हैं। ऐसे केस भी होते हैं कि वो एक बंदे से लाखों लेते हैं और उसे किसी खलीजी मुल्क के साहिल पर फेंक कर फरार हो जाते हैं, या उसे वहां के दौलतमंदों को बेच देते हैं। मुमकिन है इस खेप में भी ऐसे ही लोग हों। सवाल यह है कि आजाद फरोशी के लिए टिश्यू मैचिंग कैसे होती होगी? यार यहां सब हो जाता है। जगह जगह जो नाम नेहाद हेल्थ NGOs काम कर रही हैं, और क्या करती हैं? सिर्फ आजाद निकालने का चक्कर नहीं है, बात अब इंसानों पर तजर्बात और उनके खून और जिस्म के दूसरे हिस्सों से वैक्सीन और एंटीबॉडीज बनाने तक जा चुकी है। ये लोग ऐसी गैर कानूनी तजर्बा गाहों को फरोख्त किए जाते हैं जहां ये तजर्बात सारी दुनिया से छुप कर किए जाते हैं। इसके पीछे लाजमी मल्टीनेशनल कंपनियां होगी, इसके पीछे नहीं है। वही ये सब करा रही हैं, क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री का शुमार अब दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली इंडस्ट्रीज में होता है। मैंने इन लोगों के बारे में सोचा जिन्हें न जाने कौन से सब्जबाग दिखाकर बाहर भेजा जा रहा था, और वो बेखबर थे कि मुल्क की सरहदों के पास मौत का फरिश्ता इनका मुंतजिर है। जिस तरह आदिल मेरे लिए था, तो वो भी किसी के प्यारे ही होंगे। क्या हम इन लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकते? उसने गहरी सांस ली। सोचा तो मैंने भी है, लेकिन यहां बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। फिर क्या करें? इन तीनों को तो पुलिस के हवाले करना है। रोमी और शादाब ने FIR कटवा दी है। इनकी गिरफ्तारी जाहिर की जाएगी और इन पर मेरे घर पर हमले और अगवा के इल्जामात में पर्चा कटेगा। इल्जाम लगाना और बात है, और साबित करना और बात है। साबित नहीं करना यार, इनके बयान की रोशनी में गौहर शाह और इसका कच्चा चिट्ठा सामने लाना है। मेरी एक बंदे से बात हो चुकी है, वो भी आर्गन पायरेसी पर काम करता रहा है। यह जरूरी है उसका नाम प्रेस और मीडिया में सामने आएगा तो इंतजामिया और पुलिस पर भी दबाव बढ़ेगा। अब इन लोगों को ठिकाने लगाना है, उसने खड़े होते हुए कहा। लेकिन पहले डिनर न कर लिया जाए? डिनर कहाँ है? यहां से कुछ दूर एक ढाबा होटल है, वहां बड़ी लाजवाब कड़ाही मिलती है। मुझे भी भूख लग रही थी। इन लोगों का क्या करना है? पड़े हैं, यहां से नहीं निकल सकते। वापस आकर इन्हें बंडल बनाकर कहीं डालकर पुलिस को इतला कर देंगे। हम तारिक के मेहरान कार में रवाना हुए। इससे पहले उसने वैन का मुआयना किया और इसे होने वाले सुसर का गिफ्ट करार दे दिया। मैंने उसे बताया मैंने सिर्फ आर्जी ली है, जैसे ही अपना कोई बंदोबस्त किया इसे वापस कर दूंगा। छोड़ काके यार, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तेरा हक है इस पर, कीमती चीज है और काम की भी है। कड़ाही के बारे में उसका दावा दुरुस्त साबित हुआ। मैंने बहुत अरसे बाद इतने अच्छे जायके वाली कड़ाही खाई थी। ढाबे के बाहर गाड़ियों की कतार थी और मुझे हैरत थी कि इतनी अच्छी कड़ाही बनाने वाला इस जगह बैठा है। मुमकिन है वो कुछ अरसे बाद मजंग या किसी और अच्छी जगह मुंतकिल हो जाता। वापसी पर जब हम बंद रोड पर मुड़े तो अकब से आने वाली एक लग्जरी जीप ने हमें चौंका दिया और मैंने तारिक से कहा, लगता है ये हमारे पीछे आ रही है। हो सकता है। उसने एक भी आईने में देखा। तैयार रहो। मेरा पिस्तौल अब मेरे पास था और तारिक भी मुसल्ला था। उसने जानबूझकर कार हट के अगले पहलू की आड़ में रोकी और हम दोनों फुर्ती से नीचे उतर आए और गाड़ी के पीछे पोजीशन संभाल ली। जीप इसी तरफ आ रही थी और फिर हट के पास से होती हुई आगे बंद के पास जाकर रुकी और उसे 4-5 नौजवान लड़के बरामद हुए जिन्होंने हाथ में बोतलें उठा रखी थी और वो इन बोतलों का खासा माल अपने पेट में मुंतकिल करके मसरूर और बहके हुए लग रहे थे। वो कहके लगाते हुए बंद की तरफ चले गए। मैंने और तारिक ने सुकून का सांस लिया। मैंने पिस्तौल वापस बेल्ट में लगाते हुए कहा, हम बिला वजह ही चौकन्ना हो गए थे। ये अच्छी बात है, हम जैसे लोगों को पता खड़कने की आवाज पर भी होशियार हो जाना चाहिए, तारिक ने कहा और हम हट के दरवाजे तक आए। उसने ताले में चाबी लगाई तो वो घूमी नहीं। उसने हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुल गया। उसने फिर पिस्तौल निकाल लिया और मैं इसके पीछे अंदर आया। लाउंज में आते ही हम रुक गए। कैदियों वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। इस खाली कमरे को देखते ही मैं और तारिक अपनी जगह साकित होकर रह गए थे। चंद एक सानी इसी कैफियत से 2-4 रहने के बाद तारिक के मुंह से शिट निकला। ये तीनों कहाँ गए? मैं नहीं जान सका कि उसने ये सवाल मुझसे क्यों पूछा था, या पूछा था तो खुद से पूछा था। यकीनन चहलकदमी करने तो कह रही होंगे।
میرے بھی ہلک سے پھنسے انداز میں آواز برآمد ہوئی۔ تمہیں مذاق کی سوچ رہی ہے سیف؟ اس نے خفگی سے کہا۔ میرے بارے میں اس کا خیال غلط تھا۔ کبھی کبھی حالات کی سختیاں، کربناکیاں اور ان کا بوجھ انسان کی نفسیات پر براہ راست پڑتا ہے۔ وہ بیزار جھلایا ہوا اور درون خانہ ایک کرب کسی کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت میں بھی اسی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تیزی سے مخالف سمتوں میں حرکت کی اور سارا ہٹ چھان مارا۔ جب سارا ہٹ گھوم کر پھر کر ہمارا ٹکراؤ دوبارہ اسی کھلے کمرے کے سامنے ہوا تو طارق تب تک اپنی جھلاٹ اور احساس شکستگی پر قابو پا چکا تھا۔ تو وہ بھاگ گئے؟ نہیں، انہیں بھگایا کیا ہے، میں نے کہا۔ ضرور ان کے ساتھ ہی یہاں آئے ہوں گے۔ ٹھیک اسی وقت میرے ذہن میں ایک اور چماکا سا ہوا اور ساتھ ہی میری چھٹی حس نے خطرے کا احساس دلایا، اور یہی وہ وقت تھا جب ہٹ کے باہر ہمیں کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی تھی۔ ہوشیار ہے، طارق چلایا اور اس نے اپنا پستول نکال دیا۔ خود میں نے بھی مسلح ہونے میں دیر نہیں لگائی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم کچھ سمجھتے کوئی دھواں چھوڑتی ہوئی شے ہمارے پیروں میں آن گری۔ ایک دوسرے کو سنگین خطرے سے آگاہ کرنے کا مطلب بھی موت ہی تھا۔ بھلا وقت ہی کہاں تھا؟ یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں اپنی دانست میں خطرے کو بھانپتے ہی دو مخالف سمتوں میں دوڑے، اور شکر رہا کہ دونوں جانب کھڑکیاں تھیں۔ وہاں سے ہم باہر کودے ہی تھے کہ کب میں سماج چکن دھماکہ ہوا۔ میں نے جس رخ پر چھلانگ لگائی تھی وہاں کی زمین کچی پکی مٹی سے ہٹی ہوئی تھی، اس لیے کسی بڑی چوٹ سے تو بچ گیا، مگر اسی وقت میری سماعتوں نے گولیوں کی ترتراہٹ سنی۔ یہ آواز اسی سمت سے آتی محسوس ہوئی تھی جس طرح طارق نے چھلانگ لگائی تھی۔ میں خود اس وقت حواس بھاگتا تھا۔ اب تک اس دستی بم سے بچاؤ کے لیے میں نے جو حرکت کی تھی وہ بلا شبہ ایک فطری بقا کے ایکشن اور ری ایکشن کا نتیجہ تھی۔ مجھ جیسے ایک عام آدمی کے لیے یقیناً ایک جوا کھیلنے کی مترادف تھی، مگر اب آگے کیا کرنا تھا؟ فائرنگ کی آوازیں سنتے ہی میں نے فوری طور پر ہٹ کے فرنٹ کے بجائے بیک کی طرف دوڑ لگا دی۔ طارق البتہ میرے مقابلے میں کچھ پروفیشنل تھا، نشانہ بھی اسے ہی بنایا جا رہا تھا۔ ممکن ہے میری طرف بھی اندیکھے دشمن پلٹے ہوں، کیونکہ میں نے بھی صورتحال کی سنگینی کو بھانپتے ہی تیزی سے حرکت کی تھی۔ ایک مقصد طارق کی مدد کرنا بھی تھا۔ طارق کو میں نے ہٹ کی مشرقی دیوار کے ساتھ لگے دیکھا، وہ دو مسلح افراد پر فائرنگ کر رہا تھا۔ میں بھی پستول سنبھالے اس کے قریب چلا گیا۔ تم پیچھے کی طرف دھیان رکھو، جلدی، اس نے ہانپتی سی آواز میں کہا۔ اسی وقت ایک گولی چلی۔ یہ اسی سمت سے آئی تھی جہاں چند سیکنڈ پہلے میں موجود تھا۔ ہم دونوں بدکے اور میں نے اس طرف اپنے پستول کا رخ کر کے فائر کر دیا۔ مقصد یہی بتانا تھا کہ ہم بھی مسلح ہیں۔ ہٹ دھڑا دھڑ چل رہا تھا، آگ ابھی اندر ہی لگی ہوئی تھی اور دیواروں تک پہنچنے میں اسے کچھ وقت لگتا۔ میں دوڑ کر پھر اسی سمت آیا۔ یہاں یکایک سناٹا طاری ہو گیا۔ یہ اندیکھے دشمنوں کی چال بھی ہو سکتی تھی۔ میں اور طارق محتاط انداز میں اسی طرح چوکس سے ہٹ کی عقبی دیوار سے لگے کھڑے رہے۔ یہ کہا جا سکتا تھا کہ دشمن دو سمتوں سے چھپ چھپا کر ہمارے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش میں ہوں کہ اچانک ان کی خاموشی کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔